उसमें आप में से कोई भी एक पर्सन डाउनलोड करके और क्लास ग्रुप में सेंड कर सकता है उस मटेरियल को, राइट? इज़ दिस ओके? वहाँ पर डाउनलोड करना थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, जिनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्लासरूम में डाउनलोड करने में। आपका अदर क्लास ग्रुप है व्हाट्सएप का? तो वहाँ शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको भी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए। कल की प्रॉब्लम में किसी को प्रॉब्लम है? कल का डेरिवेशन हमने दिया, डेल ऑपरेटर की बात हो रही थी कि डेल ऑपरेटर किस तरह से, अगर हम डेल ऑपरेटर का, स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? सो ओके, कल हम बात कर रहे थे कि हम अगर डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लें किसी वेक्टर के साथ, डेल ऑपरेटर है, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए किसी वेक्टर के साथ तो दैट विल बी इक्वल टू द कर्ल ऑफ अ वेक्टर। सो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कर्ल के बराबर होगा। अगर यस लास्ट इक्वेशन में उसका वो था ना वेक्टर फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, हम्म वो कैसे आई थी वो बता। मैट्रिक्स थी ना लास्ट में निकाली थी। यस, ये मैट्रिक्स फॉर्म, हाँ ये वाला इस मैट्रिक्स फॉर्म को आप सॉल्व कर सकते हैं? आता है मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना? सॉल्व तो कर सकते हैं। तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन नहीं आएगी। आएगी वैसे तो मैम, पर मतलब डायरेक्ट उसमें तो मैट्रिक्स फॉर्म तो सभी इक्वेशंस के लिए मैट्रिक्स फॉर्म इसी तरह से यूज़ की जाती है। मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स होती ही इसीलिए सो दैट यू कैन राइट 3 एलिमेंट्स। मतलब मैट्रिक्स का यूज़ ही इस तरह से है कि आप किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड तरीके से डिनोट कर सके। इवन नॉट मैट्रिक्स, अदर फंक्शन भी होंगे मैथमेटिक्स में जो किसी अदर इक्वेशंस को भी लिखे जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम पढ़ेंगे इसको इसी यूनिट के लास्ट में। तो मैट्रिक्स तो आप वेरी वेल नोन तरीका है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, सो हम कल की बात कर रहे थे। आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। किसी को इस डेरिवेशन में कहीं प्रॉब्लम आई? यस मैम ये जो H1 H2 H3 है यहाँ पे स्केल फैक्टर है, हाँ, स्केल फैक्टर है ये। तो ये तो कांस्टेंट होंगे ना। हाँ, कहीं पर वेरिएबल लिखा हुआ है क्या? हाँ तो मैम आपने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है ना, उसमें ब्रैकेट में भी आपने H1 H2 H3 मतलब ये लिख रखा है, इसका मतलब इनका भी डेरिवेशन होगा। नहीं, आप तो यह अपन इनको बाहर लेके कैंसिल कर सकते हैं ना। आप यहाँ की बात कर रहे हैं क्या? इक्वेशन में कहाँ बात हो रही है? इक्वेशन में यहाँ पर बात हो रही होगी। ये करवाया था ना आपने, ये फाइव ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसी स्लाइड पर कोई बात है या कहीं और है? इससे पहले वाली स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है। इससे भी पहले। और भी? हाँ इसमें है ना हाँ ये इसमें हाँ, ये है ना ए वेक्टर इज इक्वल टू E1 कैप A1, इससे नीचे फिर जहाँ पे अपन ने वैल्यूज पुट की थी। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? यहाँ की बात हुई, यहाँ की या कहीं की भी बात होगी, चाहे या यहाँ की बात हो, यहाँ की बात हो या कहीं और की बात हो, है ना? राइट ना? यस मैम। है ना? चाहे कहीं पर भी हो ब्रैकेट में, ये फाइव, चाहे कहीं पर भी ब्रैकेट में हूँ मैं, चाहे यहाँ की बात कर रही हूँ, चाहे यहाँ की बात हो रही है या यहाँ की बात हो रही है, कोई एक्सप्लेन करेगा इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया उसका क्या क्या आंसर हो सकता है? इन्होंने कहा कि H2 एक स्केलर फैक्टर है विच विल बी सम मैथमेटिकल क्वांटिटी, तो हम इसको बाहर लेकर कर सकते हैं। एनी आंसर? स्केलर फैक्टर ओके। किसी और के दिमाग में भी मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, किसी और को भी इस तरह का लगा? क्योंकि ये सही क्वेश्चन है। अगर H2 इस तरह से कांस्टेंट है तो हम बाहर ले लें, है ना? नो मैम। क्या कारण हो सकता है नहीं लेने का? मैम बिकॉज ये डेल को हम जो खोलेंगे उसके बाद H1 का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड से।
कहाँ पर, यहाँ पर बात करें अगर हम इसको ओपन करें तो एक बार A2 के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और एक बार H1 H2 के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ओके लेट्स सी क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आपको डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, डेल U1 ऐसे थोड़ी ना बाहर आता है किसी चीज़ से, डिफ्रेंसिएशन है ना। कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होगा तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये ज़ीरो नहीं होगा। और आपने कहा कि हम H2 को बाहर ले लें, ऐसे बाहर नहीं लिया जाता है ना, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सो वी कांट टेक कि ये कोई मल्टीप्लायर और इसको बाहर ले लें। अगर ये मल्टीप्लायर था तो भी आपको क्या करना था, एक बार तो डेल्टा A2 डेल्टा U1 प्लस डेल्टा H2 डेल्टा U1, राइट, यही तरीका होना चाहिए था। H2 अपॉन तो 0 हो जाएगा। हाँ, अगर कांस्टेंट हुआ तो यू डोंट नो कि ये कांस्टेंट है या नहीं है, इसे स्केलर फैक्टर, और इस स्केलर फैक्टर की वैल्यू क्या है। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हुई तो ये ज़ीरो हो जाएगा, बट अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हुई तो ये ज़ीरो नहीं भी हो सकता। तो मैम ये है ना, अभी हम इस इक्वेशन में H2 के साथ क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, वी डोंट नो द वैल्यू। H2 को आप जीरो कह देंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि H2 की वैल्यू हमें नहीं पता। जब तक वैल्यू नहीं पता हम इसको ज़ीरो नहीं कह सकते। तो अभी हम चीज़ों को जनरलाइज तरीके से लेकर चलते हैं। जब H2 की वैल्यू आएगी तो ये अपने आप पे ज़ीरो हो जाएगा। अभी वैल्यू नहीं आई है, अभी कोई भी मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है वो हमने डील नहीं किया जहाँ पर H2 की वैल्यू हमारे पास होगी तो आप देखेंगे कुछ केसेस में ज़ीरो हो सकता है, कुछ केसेस में ज़ीरो नहीं भी होगा, है ना। क्लियर हुई बात। ओके मैम। तो अभी हमें जिस तरह से डेरिवेशन किया, मतलब अगर आप इसे लेंगे तो भी कुछ जीरो नहीं कर सकते। द पॉइंट इज़, आपको लगता है कि यहाँ से जीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो बट ये ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैथमेटिक्स भी अपने आप में हर पॉइंट पर क्लियर होनी चाहिए कि ये इक्वेशन में ये चीज़ किस तरह से हुई है। अभी मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो हम उसको एक्सप्लेन करें, अदरवाइज मूव करें। मैम बी वेक्टर बराबर डेल U1, इसका मतलब ये है ना डेल डॉट U1। देखिए डेल डॉट U1 का मीनिंग अलग हो जाता है ना बच्चों, बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप डॉट लगा डेल U1 का आप बताइए डेल U1 का क्या मतलब हुआ। डिफरेंस क्वांटिटी। मैम ग्रेडियंट ऑफ U1। यस, ग्रेडियंट ऑफ U1 बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, डॉट और क्रॉस और बिना कुछ होना, ग्रेडियंट है ये। और अगर ग्रेडियंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डॉट लगा दिया होता तो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाता ना जीरो हो जाता, बिकॉज U1 इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का डाइवर्जन लिया जाए तो वो ज़ीरो आएगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर ना, क्लियर है ये चीज़। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में ऐसे ही कहीं पर भी डॉट यूज़ नहीं करना है, डॉट लगाया ये तो बात ख़राब हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी का डाइवर्जन जीरो हो जाएगा, तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी। तो ये ग्रेडियंट है, इस वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी है। एनी क्वेश्चन और किसी तरह का डाउट। नो मैम। ओके, और ये इस तरह के जो मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ किए हुए हैं, ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप देखिएगा एक बार फिर से ना, वहाँ पर आपको बताया गया बाकायदा कि ये कैसे आएगा। तो कुछ रिलेशंस तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि किस तरह से लिखे जाते हैं, कुछ रिलेशंस के डेरिवेशन भी हैं कि किस तरह से वो रिलेशन बने हैं, तो वहाँ से आप चेक कीजिएगा। सो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड स्लाइड में देखते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, हम डिस्कस कर सकते हैं, बट बिना समझ के आगे नहीं बढ़ना है। ओके, सो एवरीवन क्लियर। सो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि अगर डेल कोई ऑपरेटर है, उसका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर के साथ तो वो हमें ग्रेडियंट देगा, और अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर के साथ तो वो उसका कर्ल होगा। अब वेक्टर कैसा है, वेक्टर अगर रोटेटिंग है तो उसका कुछ कर्ल होगा, अगर वेक्टर रोटेटिंग नहीं है तो उसका कर्ल ज़ीरो हो जाएगा।
तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यस मैम यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है ना एक बार वो समझाना। इसी स्लाइड में सेकंड स्टेप यस मैम। यहाँ पर ये यहाँ तक आ गया था आपको। यस मैम। उसके बाद आपके पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ A1H1, ग्रेडियंट ऑफ A1H1, A1H1 कंबाइंड क्वांटिटी है, तो हमें ग्रेडियंट पता है कि क्या है, E1 कैप H1 डेल्टा U1, तो मुझे यहाँ पर क्या क्या लगा देना, A1H1 A1H1 A1H1, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, E1 कैप H1, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होता तो ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के बाद, बट यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या ज़ीरो होगा, E1 का E1 के साथ मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो जाएगा। बट अगर E2 कैप मल्टीप्लाई E1 कैप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E3 कैप, क्रॉस प्रोडक्ट से, एम आई राइट। और इसी तरह से E1 क्रॉस E1 कैप क्या हो जाएगा, E2 कैप प्लस में, तो वही हुआ है यहाँ पर E2 कैप और माइनस E3 कैप। सो ये E2 मल्टीप्लाई E1 कैप से आपकी ये वाली टर्म आ रही है, और E3 मल्टीप्लाई E1 कैप से आपकी ये टर्म आ रही है। ओके, क्लियर, आगे बढ़े हम लोग अब। यस मैम। चलिए, सो फाइनली अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आई हैं, आपके पास नोटबुक होगी है ना, उस नोटबुक में ये तीनों ऑपरेटर लिख लीजिएगा कि ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी किस तरह से निकाली जाती है। ये 3 रिलेशन, 2 तो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे, शायद 2 भी नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। एक तो आप लैप्लासियन ऑपरेटर को एग्जैक्टली कहीं पर लिख लीजिएगा, एंड देन आपका कर्ल किस तरह से निकाला जाता है, और डाइवर्जन और ग्रेडियंट दूसरी स्लाइड्स में, तो वहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है कि ग्रेडियंट और कर्ल क्या होता है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये सारे मैथमेटिकल टूल्स समझने के बाद इनको हम अप्लाई करेंगे कहाँ, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अभी तक हमने ये क्वांटिटीज़ किस में निकाले, एक जनरलाइज फॉर्म में, जिसे हम कह रहे थे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो ऑर्थोगोनल थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हम इंडिविजुअल की बात अब करेंगे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकी वैल्यूज जो है H1 H2 H3 की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए नया नहीं है, ये आपने सबने देखा हुआ है। हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। अगर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होती है तो जेड नहीं होता, हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोई फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसकी वजह से ये नाम दिया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम को। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत जनरल बात हम करें कि दिस प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या होगी, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, मैथमेटिक्स। एक्स वाई प्लेन की अगर इक्वेशन की बात की जाएगी तो जेड विल बी 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, राइट। जेड क्या है यहाँ पर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। इसी तरह से जेड वाई प्लेन की बात की जाए तो एक्स विल बी 0, और ये 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। 0 तब होता है जब ये सारे प्लेन्स एक जगह मिले, जिसे आप कहें दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजुअली दीज आर कांस्टेंट, बट हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं क्योंकि हमने माना है कि जो पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर ये सब मिल रहे हैं, वहाँ पर 0 हमने लिया है, और ये वाला है यहाँ पर y = 0। जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हमने, जिसमें हमने u1 u2 u3 की बात की थी, वहाँ पर हम कह सकते हैं दिस u1 = 0, u2 = 0, u3 = 0, और यहाँ पर u1 u2 u3 क्या है, x y z। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या स्पेशलिटी है,
ये जो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो दिस इज ऑर्थोगोनल। क्यों? सभी कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, तो दिस इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब लेट्स सी कि किसी वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए कोई पॉइंट P लेते हैं। ये आपको जेड वाई प्लेन में दिखाई दे रहा होगा, बट ये जेड वाई प्लेन में नहीं है। ये कहाँ पर है? इस स्पेस में कहीं पर है। जैसे कोई पतंग उड़ रही है या कोई बलून आपके रूम में है, एयर बलून, ठीक है। तो ये स्पेस में कोई पॉइंट P है। दिखने से ये जेड वाई प्लेन में लग रहा होगा आपको, बट इट इज़ नॉट इन जेड वाई प्लेन, समवेयर इन स्पेस। और जब भी स्पेस में कोई प्लेन पॉइंट है और हम माने कि कोई वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, इतनी लेंथ है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये है, उसकी डायरेक्शन ये है। कोई और भी हो सकता था, आई कैन टेक लाइक दिस कि मेरे को डायरेक्शन ये पसंद नहीं है तो मैं इस डायरेक्शन में ले लूँ, तो अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया और वेक्टर की डायरेक्शन भी बदल गई। इसी तरह कोई और वेक्टर भी आप ले सकते थे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल गई। अब किसी वेक्टर की कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया जाता है। वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ये सब डिपेंड करेगा क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ठीक उसी तरह से जब हम किसी एक स्केलर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए हमें, ठीक उसी तरह से एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा कोऑर्डिनेट्स का, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगी। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे एक्स वाई प्लेन पर? मेरी वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? यस वो किसी ने कुछ बोला है, वो मुझे समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज रिपीट? XY प्लेन में मैग्नीट्यूड मतलब ये पॉइंट P पर, लेट्स सी कि वेक्टर नहीं है, पॉइंट P की अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करनी हो कि पॉइंट P पर क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कैसे निकाले जाते हैं? पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं? मैम हाँ, सिंपली सिंपली XYZ हो जाएंगे ना वो तो। एक्स वाई जेड हो जाएंगे वो तो। वो सिंपली एक्स वाई जेड कैसे होते हैं? लंब डाल के। लंब नहीं डाला जाता, इट्स ए प्रोजेक्शन, है ना? हाँ, प्रक्षेपण, जिसे प्रक्षेप कहते हैं ना, प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो अगर हमें किसी वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी की एक्स वाई जेड पे क्या कितनी वैल्यू है उसकी, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितनी वैल्यू है, अगर वो जाननी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट 2 मिनट्स इसे पास होने दीजिएगा, कॉलोनी में कुछ हो रहा है ना। 2 मिनट। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। अभी बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी कम हो गई होगी आप लोगों के लिए। यस मैम। ओके, सो हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन डाल के क्या करना होता है? बेसिकली हमें प्रोजेक्शन बताता है कि ये जो वेक्टर है, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी है, वो कितना मैग्नीट्यूड या कितना वैल्यू लेकर है
ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम एक प्रोजेक्शन डालें यहाँ से, और प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन के लिए आपके पास आपका फ़ोन है और आप उस फ़ोन से किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन डालकर देख सकते हैं। प्रोजेक्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है, मेरे पास ये कोई रॉड है, लेट्स से कि कोई लकड़ी की रॉड है या पेन है, कुछ भी एक्स वाई जेड। प्रोजेक्शन डालने के लिए आप क्या करें, इसके जस्ट अपर साइड से अगर आप लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इस तरह से, कोई भी लाइट आप डालें, आप करके देख सकते हैं अपने घर पर। अगर आप इस तरह से कोई लाइट डालेंगे तो ये जो रॉड है या जो भी पेन है उसकी एक शेडो बनेगी, कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन में। तो जो शेडो है बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इस तरह से समझा जा सकता है। आप अगर लाइट इंसिडेंट करेंगे, यू कैन ट्राई, आप जब भी लाइट इंसिडेंट करेंगे इसके अपर साइड से, अप साइड से, ये दोनों एक्सेस के इस वाली एक्सेस में, जेड एक्सेस में, अगर आपको इस वाले पॉइंट पर, इस वाले एक्सेस में डालना है, इस वाले एक्सेस पे इसका प्रोजेक्शन लेना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट को किधर से इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, क्या हुआ, जब आपको एक्स वाई एक्सेस में प्रोजेक्शन चाहिए तो आप किधर से लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, जेड एक्सेस से, और जब आपको एक्स जेड एक्सेस में चाहिए होगा प्रोजेक्शन, देन वाई एक्सेस से, सिंपली। तो वो आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकली ये करके देखिएगा आज कि किस तरह से प्रोजेक्शन होता है। और अगर आप ये करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लेंथ है ना, इतनी नहीं रहती है, ये जो लेंथ है वो इसमें कम हो जाती है प्रोजेक्शन में हमेशा ही। तो अगर जैसे जैसे लेंथ इक्वल हो जाएगी, जैसे जैसे ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ जाएगी, जैसे जैसे ये एंगल घटता जाएगा वैसे वैसे प्रोजेक्शन लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रोजेक्शन लेंथ कम होती जाएगी। ओके, सो प्रैक्टिकली यू कैन डू दिस। फॉर नाउ जैसे आपने प्रोजेक्शन डाला, दिस लाइन इज इक्वल टू कितना मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस पे इस स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी का। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है देन देयर इज ए पॉइंट, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑन वाई एक्सिस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑन एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस पे मैग्नीट्यूड करना है तो हमें इस तरह से सिंपली जेड एक्सिस पे भी आपको डालना पड़ेगा, जेड एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड है। तो सिंपली एक्स वाई जेड, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी। अब अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर वेक्टर क्वांटिटी है देन वी मस्ट नो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी। डायरेक्शन के लिए आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्या मानते हैं, आई कैप। हाँ, तो ये आई कैप मल्टीप्लाई ये जो लेंथ आई है एक्स, दिस विल गिव डायरेक्शन कितना एक्स एक्सिस में वो की तरफ है, कितना एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ आई कैप से, इट विल गिव मी द क्वांटिटी जो कि मुझे एक्स एक्सिस में इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रही होगी। वाई की डायरेक्शन में जो आप मानते हैं यूनिट वेक्टर दैट इज जे कैप, तो अगर जे कैप को मल्टीप्लाई किया जाएगा मैग्नीट्यूड से तो इट विल गिव मी द डायरेक्शन कि ये वाई डायरेक्शन में कितना ओरिएंटेड है ये वेक्टर। ये तो 3 डायमेंशनल वेक्टर है ना, तो कुछ कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस में भी है, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस में भी है और कुछ जेड में भी है। और सिमिलरली जेड को आप मल्टीप्लाई कर दें के कैप से तो ये के कैप में डायरेक्शन दे देगा। तो एक वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिपेंड ऑन u1 u2 u3। जनरलाइज सिस्टम में हम जानते हैं कि यहाँ पर u1 u2 u3 है। मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लिखा बट यू कैन राइट ऑलवेज कि आर वेक्टर क्या हो जाएगा अगर हम लिखना चाहेंगे तो, इज इक्वल टू b1 कैप और u1 कैप समथिंग। खैर, हमारा जो एम है वो किसी भी डिस्टेंस को लेकर होता है कि अगर इस वेक्टर में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, यानी कि डेल्टा आर की बात हुई, वेक्टर में कुछ चेंजेस हुए तो वो चेंजेस या तो डायरेक्शन में होंगे या मैग्नीट्यूड में होंगे। तो ये जो चेंजेस हैं उसको हम लिखते हैं, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वैसे तो इस तरह से लिखा जाता है b1 कैप b1 वेक्टर मल्टीप्लाई du1, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितने चेंजेस हुए, डेल्टा u1, और साथ ही साथ एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं b1 या b2 या b3, उसमें कितने चेंजेस हुए। तो दिस इज चेंज इन वेक्टर आर। चेंज इन वेक्टर आर को कैसे लिखा जाता है,
b1 वेक्टर डेल्टा u1 प्लस b2 वेक्टर डेल्टा u2 एंड डेल्टा u3 एंड दिस b1 वेक्टर इंक्लूड्स टू कंपोनेंट्स, कौन कौन से, एक तो डायरेक्शन और दूसरा कोई स्केलर फैक्टर। डायरेक्शन को हम e1 कैप से दिखाते हैं, e2 कैप से, e3 कैप से, और h1 h2 h3 स्केलर फैक्टर हैं। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना। और रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे ख्याल से ये इक्वेशन आप लोगों के लिए कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डेल्टा आर कैप मैंने सही लिखा है। डेल्टा आर वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, आई कैप डेल्टा एक्स, जे कैप डेल्टा वाई, के कैप डेल्टा जेड, बिकॉज वी नो वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। तो अगर वहाँ से डेल्टा आर वेक्टर निकाला जाए तो यही आएगा, आई कैप डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा जेड। कोई मुझे इसका फिजिकली मीनिंग बता सकता है डेल्टा आर वेक्टर का? एनीवन? एक मिनट क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप। यहाँ से तो हम इक्वेशन वाइज तो बड़ी इजीली देख लेते हैं, क्या है, वेक्टर आर डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड, और अगर हम इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो कैसा लिखे जाएंगे, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप एक्स, दिस इज आई कैप एक्स, वाई कैप सॉरी जे कैप वाई एंड जेड फॉर जेड आल्सो, ठीक है। और इस इक्वेशन को देखते हुए आप सिंपली कह देते हैं क्या, अगर मैं डेल्टा आर निकालें, हम डेल्टा आर निकालेंगे तो इट विल बी आई कैप डेल्टा एक्स, जे कैप डेल्टा वाई, के कैप डेल्टा जेड। मैथमेटिकली क्लियर, नो डाउट, बट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, डेल्टा आर वेक्टर का क्या मीनिंग हो? स्मॉल चेंज किसके बीच में? पॉइंट पी की पोजीशन में। हाँ, पॉइंट पी की पोजीशन में जो भी स्मॉल चेंजेस होंगे उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि पहले x1 y1 z1 रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो उसमें क्या चेंजेस आ गए, अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2 y2 z2, और इनका डिफरेंस क्या हुआ, x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z। क्लियर है ना ये बात? हाँ, तो फिजिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये क्या बात हुई। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम बात करते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और दूसरा हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेकर आए जैसा कि रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें दिख रहा है। इन दोनों को कंपेयर करें हम लोग, कंपेयर करके हमें क्या मिलता है, E1 कैप की वैल्यू क्या होती है रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आई कैप, E2 जे कैप, E3 के कैप, H1 H2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 1। नाइस, कोई डाउट किसी को? सो सिंपल, क्योंकि हम ऑलरेडी सिस्टम को जानते हैं। अभी मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, क्या करना है आपको, आपको ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर, इसको रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है। अब आप जानते हैं U1 क्या है, x, U2 y है और U3 z है, H1 H2 H3 की वैल्यू 1 है, E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप की वैल्यू I J K कैप है। अब आपको ग्रेडियंट ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जन और वेक्टर, इन दोनों का मैथमेटिकल रिलेशन किसी एक जगह पर लिखना है। यू हैव 2 मिनट्स। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि मैंने क्या करने के लिए दिया आपको अभी? सबको क्लियर हो गया? हाँ, नहीं मैम, नहीं आया। हमने कर्ल निकाला हुआ है, ये यहाँ पर वैल्यू रखनी है आपको E1 U1 H1 की। इसी तरह से हमने डाइवर्जन भी निकाला था और ग्रेडियंट भी निकाला था और डेल ऑपरेटर भी, तो वहाँ पर आपको वैल्यूज़ रखनी है H1 H2 H3 और E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप की, U1 U2 U3 की। ए इज स्टिल अ वेक्टर क्वांटिटी, ए अभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो पुट
these three values. ओके मैम. Okay, just 2 minutes. यस मैम. ओके, सो इजी था, मेरे ख्याल से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम, रुकना है यहाँ पर या हम आगे बढ़ सकते हैं? कैन वी मूव? हमें रुकना है या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे चलें हम लोग. हाँ, आगे चलते हैं. सो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका जाना पहचाना कोऑर्डिनेट सिस्टम था. ये कोऑर्डिनेट्स आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं. कोऑर्डिनेट का नाम है सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन करें तो बिल्कुल वही है जैसे आप एक सिलेंडर को इमेजिन कर रहे हैं और एक स्फीयर को इमेजिन कर रहे हैं. रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? एक पैरेललोपाइड को आप इमेजिन करते हैं, एक बॉक्स की तरह जो सिस्टम है उसको आप इमेजिन करते हैं. इसी तरह एक सिलेंडर को लेकर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जा सकता है और एक स्फीयर को लेकर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जा सकता है. स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए जब भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस चुने या कोऑर्डिनेट प्लेन चुने? स्पेशलिटी ये है, दीज शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. चाहे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो या आप सिलेंडर को लेकर बना रहे हैं कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्फीयर को लेकर बनाएं, तो कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए. हमें वैसी कोऑर्डिनेट एक्सिस चुनने हैं. देखने में अजीब लग सकता है बट मतलब सुनने में अजीब लग सकता है, सोचने में अजीब लग सकता है, बट इट इज़ पॉसिबल. हम यहाँ पर 3 एक्सिस इस तरह से ले सकते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. हाउ? आपको एक सिलेंडर नज़र आया? सिलेंडर में लेट्स सी दिस इज सम पॉइंट पी. ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हो, कहीं और भी हो सकता है, बट दिस पॉइंट इज सम पी. सो इस पॉइंट पी पर देखें कि किस तरह से 3 प्लेन की बात करनी है हमें और 3 एक्सेस बेसिकली बात करनी है ना. 3 प्लेन्स की बात करनी है और 3 एक्सेस की बात करनी है. सो पॉइंट पी को अगर हम मान के देखें तो यू कैन सी कि एक प्लेन जो है इस तरह से बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है. दिखाई दिया ये प्लेन? दिखाई दिया ना? मेरी ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं है बट यू कैन सी वन प्लेन. यस, ओके. सो ये जो प्लेन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये प्लेन जो है बेसिकली एक इस सरफेस को काट रहा है, ऊपर से भी काट रहा है और इस सरफेस को भी काट रहा है. यू कैन सी ऊपर भी काट रहा है इसी तरह से और नीचे भी काट रहा है. ठीक है ना? 2 प्लेन्स हैं, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, और इन दोनों प्लेन्स के काटने से कौन सी लाइन बन रही है? दिस. सो वन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वन कोऑर्डिनेट इज दिस. 2 प्लेन आपस में जब भी कहाँ क्रॉस करेंगे तो एक एज बनती है और वो एज बेसिकली वन कोऑर्डिनेट है ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो 2 प्लेन और दोनों प्लेन आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर प्लेन्स के काटने से एक लाइन हमें मिली है. दिस इज़ वन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट. और अब देखते हैं दूसरा प्लेन कौन सा है. दूसरा प्लेन आपको विजुअलाइज करने के लिए ये है, देखिए. दिखा आपको?
क्या है, सिलेंडर की बाहर वाली सरफेस जो कि कर्व शेप में है ना। सो दिस इज़ कर्व, ये तो स्ट्रेट है बट ये वाली जो सरफेस है दिस इज़ ए कर्व सरफेस। इन दोनों के मिलने से कहीं पर कोई एज बन रही है, कोई लाइन बन रही है? नो मैम। सोच के देखिए। एक ये वाला प्लेन है, बनेगी, एक लाइन बनेगी। हाँ क्या वो लाइन ये वाली है? यस मैम। है ना। तो दिस इज द जेड एक्सिस। तो एक हमारे पास यहाँ मिल गया हमें, एक हमें यहाँ मिल गया। आई कैन शो यू हेयर, दिस हेयर आर कैप या आर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने कहा आर इस वाली को, और इस वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने कहा जेड। सो दो कोऑर्डिनेट जो है एक्सिस हमें मिल गई हैं, आर एट जेड। थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी दिखाई दे रही है आप लोगों को? क्या इन दोनों के मिलने से सिर्फ यही एक लाइन मिलेगी या एक दूसरी लाइन भी पॉसिबल है? ये जो प्लेन है जिसको हमने अभी काटा, दिस प्लेन एंड दिस कर्व शेप में जो प्लेन है, इन दोनों प्लेन को काटने से क्या सिर्फ यही एक लाइन मिलती है या कोई और लाइन भी पॉसिबल? यस मैम है। कौन सी लाइन है, क्या लिखा हुआ है? सोचिए, देखिए मेरी क्लास में आपको दिमाग तो पूरा लगाना पड़ेगा। दिखाई दी कोई? थीटा क्या है, चलिए बताइए। जो ये सर्किल बन रहा है, हाँ, ये जो सर्किल बन रहा है ना, अभी ये वाला नहीं, ये तो हमने देख लिया कि दो की एक्सिस काटने से हुआ। अब इसको देखते हैं, ये भी तो दो प्लेन है ना, ये सर्किल है और ये सर्किल वाला जो प्लेन है वो किसको काट रहा है? ये भी तो काट रहा है ना किसको, सिलेंड्रिकल वाले को। और इनके काटने से कौन सी लाइन मिल रही है हमें? नहीं दिख रही है। मिली? नहीं मिली। जो मैंने लाइन प्लॉट की क्या वो सही है? एग्री करते हैं आप लोग? हमने दो प्लेनों के काटने से जो एज मिली है हमको, दैट इज़ थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम कहेंगे थीटा। कैन यू सी दैट? एग्री? हमारे पास दो सरफेसेस हैं, एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, और इन दोनों के काटने से भी एक कर्व लाइन बनेगी। देखिए लाइन तो कर्व बनेगी। अगर ये एक प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है, दोनों के काटने से जो सरफेस मिलेगी वो कर्व सरफेस मिलेगी, जो एज होगी वो कर्व ली हुई होगी। तो अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट बनाना है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? वी शुड प्लॉट ए टेंजेंशियल। हमें एक स्पर्शरेखा प्लॉट करनी पड़ेगी। कहाँ पर? पॉइंट पी पर। नहीं, आप लोग सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही है किसी तरह की। सहमत नहीं है आप मेरे साथ? यस मैम। हाँ, तो आ गया समझ। आ गया समझ में। और ये प्लेन आपस में क्या है? 90 डिग्री पे एंगल पे है, परपेंडिकुलर है। और ये जो लाइन हमने बनाई अभी अभी थीटा वाली, क्या वो जेड और आर से परपेंडिकुलर है? पॉइंट पी पर अगर आप टेंजेंशियल डालेंगे तो क्या इन तीनों के बाद म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? ओके, सो वी जस्ट सेटिस्फाइड। आपने देखा कि एक सरफेस क्या है, इसमें कर्व लिए हुए है, एंड स्टिल वी कैन ड्रॉ। हम ऐसी कोऑर्डिनेट एक्सिस चुन सकते हैं आर, थीटा एंड जेड, जो कि क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सो इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। अब जरा देख लेते हैं इसमें। ओके, थोड़ा और धीरे बोलते हैं, शायद आ जाए। अभी ठीक है? टाइम लगेगा? ओके, सो आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास तीन सरफेसेस हैं और इन तीन सरफेसेस के काटने से हमें तीन कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्लियर कर दें एक बार।
किसी को भी कोई डाउट है इसमें? हमें 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले हैं? 3 सरफेसेस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उनकी काटने से हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। चाहे पॉइंट P यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, ऑलवेज वी विल गेट दिस 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम। ओके, तो अब हमारे पास ये पॉइंट P है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर कोई वेक्टर A हो चाहे R हो, उसके लिए अब U1 U2 U3 क्या हो जाएंगे? U1 हो जाएगा R, U2 हो जाएगा थीटा एंड जेड। सो सिमिलरिटी के लिए, क्योंकि हम जेड को हमेशा एक तीसरी एक्सिस में डालते हैं, सो हेयर आल्सो U3 जेड। U2 U1 आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपने किसको U1 लिया है और किसको U2 लिया है। सो U3 जेड, U2 आप R भी ले सकते हैं और थीटा भी ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट एनी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर A इज लाइक AR। R कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसका कितना मैग्नीट्यूड है वो आपको पता होना चाहिए। आई कैप आर, इसकी डायरेक्शन की बात की जा रही है। आई कैप आर क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस कोऑर्डिनेट। जिस तरह से आप एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं आई जे के, ठीक उसी तरह से यूनिट वेक्टर इन दिस आई आर डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं। यहाँ पर फाई लिया है इन्होंने तीसरे कंपोनेंट को, जेड कर सकते हैं आप इसको। अलग अलग बुक में ये अलग अलग दिखाई देगा आपको, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि बात क्या की जानी चाहिए, है ना। किसी में फाई हो सकता है, किसी में रो हो सकता है। तो जब भी आप कोई और बुक रेफ़र करें तो देखिए कि क्या कौन से वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कहा गया है। सभी कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गए हैं, तो अब हम मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, वही ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल की बात करेंगे, राइट। सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? एनी डाउट टू एनीवन? यस, कुछ डाउट है? हाँ, कोई डाउट किसी को? दोबारा बता दीजिए, आपकी बीच में जो सुन गई थी। एक बार बताना क्या है ये बताइए, वापस से पूछ। अभी जो आपने बताया था। ओके, अगर हम कोई वेक्टर की बात करेंगे अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास U1 क्या हो गया है? U1 हो गया है R, U2 हो गया है थीटा, U3 हो गया है जेड। ये थीटा, R और जेड, ये जो लिखे हुए हैं ना, जेड थीटा आर, अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकते हैं। लोग R की जगह पे रो यूज़ करते हैं कभी कभी कुछ बुक्स में, थीटा की जगह पे यूजुअली थीटा ही होता है, बट कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं लाइक फाई, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल के लिए हम या तो थीटा यूज़ करते हैं या फाई यूज़ करते हैं। दिस इज़ रो एंड दिस इज़ जेड। सो जिस भी बुक को आप कंसल्ट करें उसमें देख लीजिएगा कहाँ पर क्या है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हम किसी वेक्टर को जब लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ए आर, थीटा डायरेक्शन में क्या होगा और जेड डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड होगा। अभी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे? आई आर, आई थीटा, आई फाई। ओके मैम। सो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए था कि किस तरह से सरफेसेस आपस में कटी हैं। ये फाई कहाँ से लिया नहीं है, ये फाई बस प्रॉब्लम में है, अलग अलग बुक्स के साथ आप कंसल्ट करते रहते हैं उसकी। सो अगर आप आर, थीटा और जेड के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आएगा। कुछ बुक्स में यहाँ पर आर की जगह पे रो हो जाता है, थीटा की जगह पे फाई लिया जा सकता है, और अभी अभी आपने देखा इस बुक में क्या था, जेड की जगह पर भी फाई था। तो जिसको भी आप पकड़ कर चल रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इट्स लाइक आई आर, आई थीटा एंड आई जेड। दिस इज़ फॉर ओके, दिस इज़ फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, दिस इज़ फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर ए। ओके, अब हम देखेंगे पहले तो कि इसका क्या रिलेशन है रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, और उस रिलेशन के बाद हम वापस से H1, H2, H3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वो देखेंगे। और एक बार हमें ये पता लग गया, देन आपको वही सब चीज़ें जो आपने अभी अभी की हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करनी है। अब आप ये सोचें कि ये क्या काम आएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो गया चीज़ों को, ये सिंप्लीफाई करना हुआ या कॉम्प्लेक्स करना हुआ।
हमारा काम रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं चल रहा था क्या, जो हम कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल की? क्या लगता है आपको? ये जो अभी आपने सीखा ये कॉम्प्लेक्स चीज़ हुई या उससे इजी चीज़ हुई रेक्टिलिनियर से? सब इजी। इजी, राइट। इजी इन व्हाट सेंस, समझने में? नो मैम, इसमें है ना थीटा डिफाइन। अब हम हर सरफेस के बारे में बात कर सकते हैं, वेदर इट इज स्फेरिकल और व्हाटएवर शेप इट हैज। यस, तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई कि क्या हो रहा है अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में ही है। तो अगर प्रॉब्लम सिलेंड्रिकल शेप में ही है तो उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करना बेटर, इजी होगा। लाइक यू आर स्टडिंग सम हीट ट्रांसफ़र इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो वहाँ पर अगर प्रॉब्लम को आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी कर लेंगे तो इट विल बी मोर ईजियर। तो दिखने में या सोचने में हो सकता है कि हमें और कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या ज़रूरत है, बट शेप के अकॉर्डिंग जिस भी शेप की प्रॉब्लम है उसको हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी कर सकते हैं। लाइक हाइड्रोजन एटम है, एक मिनट, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की शेप को हम स्फेरिकल कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करके जो आपके चार क्वांटम नंबर है उनको डिफाइन किया गया है। तो वो प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाती अगर उसको रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व किया गया होता तो। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको सॉल्व किया, यू कैन सी इन द एंड ऑफ द सिलेबस कि उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, बोलिए प्लीज़। मैम ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड कर सकते हैं? अपोजिट, यस, मतलब इनका आपस में रिलेशन होगा, उस रिलेशन से आप कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन जा सकते हैं, अपोजिट भी हो सकता है। इनका म्यूचुअल रिलेशन है, तो एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किस तरह से इससे रिलेटेड है और ये किस तरह से उससे रिलेटेड है, तो दोनों का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हेलो मैम। यस, मैम आपने भी बताया कि जैसे ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम इसमें किसी भी आकृति में वो निकाल सकते हैं, अपने किसी में कोऑर्डिनेट्स नहीं, निकाल सकते हैं। किसी में भी नहीं। तो अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऐसी है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है तो दैट विल बी मोर ईजियर टू डू इन दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका सॉल्यूशन, उसको मैथमेटिकली ट्रीट करना इस पर्टिकुलर सिस्टम में ईजी हो जाएगा। ओके मैम। हाँ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, इसकी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए क्योंकि इसकी शेप स्फेरिकल है, तो अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम इजी होगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। अब हम इसका म्यूचुअल आपस में रिलेशन समझे उससे पहले मैं आपको आज की क्लास में इतना ये वाला और समझ लेते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके एक्सेस की भी बात कर लेते हैं, है ना। फिर इनकी म्यूचुअल रिलेशंस को हम नेक्स्ट वेडनेसडे डिस्कस कर लेंगे एंड देन सम न्यूमेरिकल जो आप खुद कर ही लेंगे। थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को ऑफ है, तो वेडनेसडे प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इनके म्यूचुअल रिलेशन क्या है, और उसके बाद सम प्रॉब्लम विल लेफ्ट जो आप थर्सडे को करेंगे। अच्छा, मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो वंस अगेन यहाँ पर सरफेसेस हैं। कैसी? पहली सरफेस तो आप यही देख लीजिए, है ना, एक सरफेस नज़र आई आपको। दूसरी सरफेस क्या है? कोई पॉइंट P है इस पे बाहर, आप कोई भी बॉल कंसीडर करें, बॉल पर कोई भी पॉइंट P बना दें, तो ये पॉइंट P इसके लिए एक इस तरह से हाफ सर्किल भी नहीं होगी, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में सर्किल है कोई, उसकी बात हो रही है। हाफ भी नहीं हुआ, हाफ तो ये पूरा यहाँ तक होता। दिस इज़ नॉट हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल का भी हाफ है। सो बट एनीवे दिस इज़ ए सम सरफेस, और ये सरफेस इस सरफेस से कहाँ कट रही है? हेयर। सो दिस इज़ वन कोऑर्डिनेट। विजुअलाइज हो गया होगा आपको। दो सरफेसेस हैं, दिस वन जो कि सर्किल शेप में है एंड दिस इज
और इन दोनों सरफेसेस के कटने से क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वन कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें मिली है दिस। दूसरी कोऑर्डिनेट हमें कहाँ मिलेगी? एक पूरा स्फीयर है और पूरा स्फीयर के साथ अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो दिस विल बी द रेडियस। ये किन किन के काटने से मिल रही है? आप ये वाली लाइन एक्चुअली विजुलाइज नहीं होगा 3D में। क्या आप बता सकते हैं ये जो मैं जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस R कह रही हूँ ये कौन कौन से प्लेन को काटने से मिली होगी? फुल सर्किल एंड हाफ सर्किल नहीं होगा, वो क्या होगा? स्फीयर। स्फीयर। स्फीयर की जो आउटर सरफेस है उसको और ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है इनके काटने से ये पॉइंट या जो लाइन है वो मिलेगी हमें, राइट? और इसी तरह से अगर हम टेंजेंशन की बात करें, यहाँ पर वापस से जिस तरह से हमने टेंजेंट की बात की थी तो यहाँ पर भी हम टेंजेंट की बात कर सकते हैं। कहाँ? इस पॉइंट P पर। सो इस टेंजेंट से टेंजेंट वाली जो लाइन है वो ये वाली स्फीयर और स्फीयर वाला और ये वाले प्लेन के काटने से मिलेगा। ये जो लाइन है वो शायद स्फीयर एंड दिस सरफेस इन दोनों के काटने से मिलेगी। डिड यू गेट दिस? टाइम थोड़ा सा कम है। हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। ओके, हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, दिस एंड थर्ड, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा बट आई कैन सेलेक्ट दिस। ये 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। अब इन 3 सरफेस आपस में 3 तरीके से काटेंगे। ये 3 सरफेसेस हैं, सबको दिख रही हैं? ये 3 सरफेसेस आपस में 3 वेज में काटेंगे और उनके काटने से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे। चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं समझने के लिए। इज दिस ओके? 3 सरफेसेस हैं हमारे पास और इन 3 सरफेसेस के परपेंडिकुलरली म्यूचुअली काटने से हमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलेंगे। ओके, नॉट ओके? हाँ, तो आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नाउ ये जो हमें मिला है कोऑर्डिनेट एक्सिस उसको हम कहते हैं R। वंस अगेन ये वाला आप चाहें तो उसकी सिमिलरिटी वाइज थीटा कह सकते हैं या फाई कह सकते हैं। यहाँ पर फाई है और थीटा इन्होंने इसको कहा है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। दिस इज थीटा। ये थीटा क्या है? ये जो लाइन कटी हुई है R जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, दिस इज थीटा। ओके, एंगल की बात हम बाद में करेंगे। दिस इज थीटा जिसका जो टेंजेंट है या जो लाइन है कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से है और ई फाई जो कि इस तरह इस टाइप में टेंजेंट है। आप इसे विजुलाइज कीजिएगा, थोड़ा बॉल लेकर और ड्रॉ कीजिएगा। लेट्स सी कि आप कर पाते हैं या नहीं। अभी थोड़ा टाइम हो गया है, सो वी जस्ट टेक द अटेंडेंस, इनवाइट देम द क्लास। ओके एवरीवन।